हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैरी ऑन। तो हम बात कर रहे थे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, इसमें भी आज हम बात करेंगे जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है। 4 पॉइंट मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिए हैं। आज हम बात करेंगे फिफ्थ पॉइंट पर। जब कोई भी हमारी जो वस्तु है या वस्तु जैसे मोमबत्ती हो गई, मोमबत्ती जला के रखी हो, या कोई भी बिंब है जो क्या है, फोकस पर स्थित है। ठीक है, फोकस पर स्थित है किसके, अवतल दर्पण के। कोई भी अगर हमारी वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब हमें कहाँ पर प्राप्त होगा। जो हमें प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है उसकी स्थिति क्या होगी, उसका साइज क्या होगा और उसकी प्रकृति क्या होगी, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ मैं इसका किरण आरेख किस तरीके से हम बनाएंगे, वो किरण आरेख बनाना भी मैं आपको बताऊंगी। तो देखो, हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, नाप ले लेंगे। ठीक है, हमें कितने सेंटीमीटर या मीटर वक्रता त्रिज्या वाला अवतल दर्पण खींचना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले स्केल में इस तरीके से नाप ले लेंगे। जैसे हमें कितने 4 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पे ले रखा है, तो इतने सेंटीमीटर का मैं वक्रता त्रिज्या वाला अवतल दर्पण खींचना चाहता हूँ। इस तरीके से नाप लेने के बाद यहाँ पे एक अवतल दर्पण खींचेंगे। ठीक है, मैं इसको डार्क करने के लिए इतनी बार लाइनिंग कर रही हूँ, आप एक ही बार केवल अच्छे से खींचना। ठीक है, लाइन इस तरीके से हम यहाँ पे अवतल दर्पण बनाएंगे। अवतल दर्पण है तो इस साइड इसमें क्या होगी, पॉलिश होगी, ये हम शो करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, जब हमने अपना अवतल दर्पण खींच लिया है उसके बाद हम यहाँ पे जो मुख्य अक्ष है, जिसे ऐसी काल्पनिक रेखा जो दर्पण के ध्रुव से, मुख्य फोकस से और वक्रता केंद्र से होके जाती है, तो एक सीधी काल्पनिक रेखा हम यहाँ पे खींचेंगे जिसे हम क्या कह रहे हैं, मुख्य अक्ष कह रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये रेखा खींची। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे डिनोट कर देंगे। जैसे वक्रता केंद्र तो हमारा यहाँ पे, ठीक है, 4 सेंटीमीटर के हमने ली थी, तो वक्रता केंद्र यहाँ पे है। इसी तरीके से मैंने आपको बताया था जो हमारा दर्पण का मुख्य फोकस होगा उसे खींचने के लिए हम क्या करेंगे, वो वक्रता त्रिज्या का ठीक आधा होगा। ठीक है, तो मैंने 4 सेंटीमीटर अगर वक्रता त्रिज्या ले रखी है तो 2 सेंटीमीटर पे हमारा क्या होगा, मुख्य फोकस होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा मुख्य फोकस मैंने दर्शा दिया। किस रिलेशन से कह रहे हैं, एफ इक्वल टू क्या होता है, R/2 होता है। ठीक है, एफ इक्वल टू क्या होता है, R/2 होता है। यहाँ पे हमने R क्या ले रखा है, 4 सेंटीमीटर, अपॉन 2 कर देंगे तो यहाँ पे हमारा 2 सेंटीमीटर पे क्या हो जाएगी, फोकस दूरी होगी, और उसका केंद्र क्या होगा, मुख्य फोकस मैंने यहाँ पे दर्शा दिया है। इसके बाद क्या करेंगे, अब हमने कौन सा केस पढ़ना है, जब कोई वस्तु फोकस पर स्थित हो। ठीक है, जो अवतल दर्पण है इसका जो फोकस है, इस फोकस पर अगर वस्तु स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक वस्तु बना लेते हैं जो कहाँ पे स्थित है, दर्पण के मुख्य फोकस पर स्थित है। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक वस्तु बनाई। इस वस्तु का नाम भी दे देते हम, ए और बी, हमने ये वस्तु का नाम दे दिया। ठीक है, तो अब क्या होगी, इस बिंब से या ये जो वस्तु है, मानो कोई मोमबत्ती है, इसमें से जो प्रकाश किरणें निकलेंगी वो कहाँ पे टकराएंगी, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकराएगी। ठीक है, माना पहली प्रकाश किरण इसमें आई जो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिया, ये देखो, इस तरीके से एक प्रकाश किरण इस ए बी नामक वस्तु से आई जो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आई और दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकराई। अब देखो, हमने एक थर्ड वीडियो में मैंने आपको अच्छे से बताया है, अगर कोई प्रकाश किरण दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वो परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद कहाँ से होके जाती है, वो दर्पण के मुख्य फोकस से होके जाती है। ठीक है, ये मैंने आपको अच्छे से थर्ड वीडियो में ये सारे पॉइंट अच्छे से बता रखे हैं। तो यहाँ पे वो जो प्रकाश किरण है परावर्तन के बाद दर्पण के मुख्य फोकस से होके जाएगी, ये मैंने यहाँ पे दर्शा दिया है। ठीक है, इस तरीके से प्रकाश किरण यहाँ से चली गई है। दूसरी किरण लेंगे कहाँ पे, जब हमारी वस्तु कहाँ पे हो, वस्तु के जब वक्रता केंद्र से होके। ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होके जाती है। ठीक है, यहाँ पे मैंने प्रकाश किरण ले ली है जो कहाँ से जा रही है, दर्पण के वक्रता केंद्र से होके जा रही है। तो हमने ये केस भी पढ़ा है, अगर कोई प्रकाश किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होके जाती है तो वो कहाँ से होके, तो वो क्या करती है, परावर्तन के बाद उसी मार्ग से वापस आ जाती है। ठीक है, ये एक प्रकाश किरण है जो दर्पण के वक्रता केंद्र से होके जा रही है और ये उसी मार्ग से क्या आ जाती है, परावर्तन के बाद वापस आ जाती है। ठीक है,
तो अब देखो हमें प्रतिबिंब कहाँ पे प्राप्त होगा। प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए मैंने आपको बताया था, जहाँ पे ये परावर्तन के बाद ये प्रकाश किरणें आ रही हैं, जहाँ पर ये प्रतिच्छेद करेंगे वहीं पे हमारा क्या होगा, प्रतिबिंब प्राप्त होगा। लेकिन जो हमें यहाँ पे जो ये रेखाएं प्राप्त होती हैं परावर्तन के बाद, जो हमें प्रकाश किरणें प्राप्त हो रही हैं, ये प्रकाश किरणें क्या होती हैं, लगभग समांतर होती हैं। ठीक है, समांतर रेखाएं क्या होती हैं, ऐसी रेखाएं जो क्या करती हैं, कभी आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। ये रेखाएं क्या करेंगी, कभी आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ऐसा मान लेते हैं, इन रेखा किरणों को ऐसा मानते हैं कि ये कहीं पे अनंत पे जाके प्रतिच्छेद करेंगी। कहाँ पे जाके, अनंत पे जाके ये जो प्रकाश किरणें हैं प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, तो हम वहीं पे हमारा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो इस तरीके से देखो मैंने यही प्रतिबिंब यहाँ पे बना भी रखा है। यहाँ पे अगर फिर हमें प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है तो हम क्या कहेंगे, ये प्रतिबिंब हमें कहीं अनंत पर प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो देखो जो प्रतिबिंब हमें प्राप्त हो रहा है उसकी स्थिति क्या होगी, स्थिति कहाँ पे होगी, तो इसलिए हम कह रहे हैं ये क्या हो रहा है, ये प्रकाश किरणें क्या है, समांतर हैं, समांतर जा रही हैं। तो समांतर जो दो रेखाएं आपस में समांतर होने का मतलब है ये कहीं पे अनंत पे जाके प्रतिच्छेद करेंगी, या आगे जाके प्रतिच्छेद कभी नहीं करती हैं। लेकिन हमारा ये, हम ये कह सकते हैं कि ये रेखाएं जो हैं अनंत पर जाके प्रतिच्छेद करेगी, वहीं पे हमारा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो हम इसलिए प्रतिबिंब की स्थिति क्या कह रहे हैं, अनंत पर प्राप्त हो रही है। ठीक है, अच्छे से आया समझ में। इसके बाद बात कर रहे हैं साइज की। तो साइज देखो यहाँ पे जहाँ पे भी हमारा प्रतिबिंब बनेगा, साइज हम कहाँ से नापते हैं, जो दर्पण की जो मुख्य अक्ष है और वहाँ से जहाँ पे ये किरणें मिलेंगी। तो इस तरीके से अगर यहाँ पे भी अगर माना मैं अनंत में यहाँ पे मानूँ, तो देखो साइज कितना बड़ा आ रहा है, बहुत बड़ा आ रहा है ना, ये इस तरीके से। तो जो वस्तु का, जो प्रतिबिंब का साइज है उसे हम किसके साइज से नापेंगे, जो वस्तु का साइज है। ठीक है, कहाँ से कंपेयर करेंगे, वस्तु और प्रतिबिंब का साइज आपस में कंपेयर करेंगे। तो जो हमारा प्रतिबिंब प्राप्त होगा उसका साइज क्या होगा, ज़्यादा बड़ा होगा वस्तु से। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, अत्यधिक बड़ा, या बुक में लिखा था अत्यधिक विवर्धित साइज। ठीक है, यानी अत्यधिक बड़ा। ठीक है, उसके बाद उसकी प्रकृति देखेंगे। तो देखो प्रतिबिंब चाहे हमारा अनंत पे बन रहा है, लेकिन वो कहाँ पे बन रहा है, दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है उसके आगे बन रहा है ना। तो ऐसे प्रतिबिंब जो दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के आगे बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं हम वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, और मैंने आपको बताया था, अगर आप अवतल दर्पण लेते हैं, जैसे मैंने चम्मच का एग्जाम्पल देके आपको बताया है कि जो चम्मच में जो गहरी वाली साइड है, अगर हम उसे अवतल दर्पण मान रहे हैं, वो क्या होते हैं, एक तरह का अवतल दर्पण है, उसमें देखना प्रतिबिंब क्या मिलता है, हमेशा उल्टा बन रहा है। ठीक है, तो ये है, इस तरीके से हमें प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वो क्या होगी, वास्तविक और उल्टी होगी। ठीक है, यहाँ पे 5वां पॉइंट मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। ठीक है, इसका किरण आरेख बनाना एक बार प्रैक्टिस करना, अच्छे से आ जाएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच।